हाँ जी। कल मैंने लास्ट में एक प्रॉब्लम दी थी, घर पे ट्राई किया आप लोगों ने उसको? क्या आंसर आया? नहीं, ये आंसर नहीं है। नहीं, इंटरवल में आंसर ही नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा 4/, ये भी आंसर नहीं लग रहा मुझे। और कोई आंसर? नो, नहीं, इंटरवल में आंसर ही नहीं है, एग्जैक्ट आंसर है। देखो, आज मैं बताता हूं आपको। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ मैं मॉडुलस भी डिस्कस करूंगा, और लास्ट में अगर टाइम मिला तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, है ना। सबसे पहले ये प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये थी प्रॉब्लम। अच्छा है, ट्राई किया तुम लोगों ने, ये एक अच्छी बात है। कम से कम ट्राई तो करना चाहिए। आंसर सही आए गलत आए वो बात की बात है, कमेंट ट्राई जरूर करना चाहिए। और मैंने कहा था कि ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो डिपेंड ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट पर ही होती है। और बेटा ये जेई में पहले आई हुई है, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। जेई के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था, और आपको आगे कैलकुलस में भी आप देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का काफ़ी ज़्यादा यूज है। फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस वैल्यू, इनका काफ़ी ज़्यादा यूज है। तो ये कंसेप्ट वाइज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जैसे ये प्रॉब्लम है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अभी सॉल्व करते हैं। 3x 4 - 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अल्टीमेटली मतलब x के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या कहा है भाई, x की ही वैल्यू चाहिए मुझे, बाकी से कोई मतलब नहीं। कमेंट यानी कि x के लिए सॉल्व करना है। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए कि जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो और x भी हो, और हमें सॉल्व करने को कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशंस को ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मैंने लास्ट क्लास में यानी कि कल आपको बताया होगा कि हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशन होता है। क्या? x इक्वल टू कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्लियर है? हमें पता है कि x क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। अब ध्यान से देखना मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहां क्या लिखा हुआ है 3 और x। तो इस x को रिप्लेस इससे करूंगा मैं, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा 3, और ये ब्रैकेट लगा दो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इक्वल टू 4 - 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। बिल्कुल जैसे नॉर्मल कैलकुलेशंस हम करते हैं, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब इतना करने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 4 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बैठो बेटा, जल्दी बैठो फटाफट। तो ये आ गया। अब इसमें क्या है, देखो यहां पर 5 3, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो कितना हो जाएगा ये 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 और 2 5, कितना हो जाएगा ये, सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा, ये हो जाएगा 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बताओ ये सही लिखा है कितना, और
fractional part of x becomes 4 minus 5 greater than dear x upon 8. दिस इज नंबर 1 इक्वेशन हमने डाल दिया। ये यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया किसी भी तरह से, तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया 4 माइनस 5 ग्रेटर देन टीयर x अपॉन 8। अब हमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं निकालना, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। हमें उससे मतलब नहीं क्या फ्रैक्शनल पार्ट है कि ग्रेटर, हमें तो वही x की वैल्यू बता दीजिए, बात खत्म बस। अब इसको देखो ध्यान से, आगे कैसे करेंगे। हमें यह भी पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड, ये तो कंफर्म है ना कि 0 और 1 के बीच ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रैक्शनल पार्ट मे बी इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन कितना है ये 8। ये क्या हो जाएगा 0 और किसके बीच, अब और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 और हाँ एक क्या कह रहे हो बेटा, अच्छा एक मिनट, एक कितना आएगा 8, यहां से 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, हाँ 4 राइट, 5 ठीक है ना, वो कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। अब यहां पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने की कोशिश करेंगे, क्या बनता है ना। देखो अब ये -5 है, कमेंट जल्दी आओ, इधर कर देंगे -4 -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इधर कितना, ये तो सही लिखा है इतना। अच्छा अब इनइक्वलिटी में देखो ध्यान से, माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इनइक्वलिटी चेंज होती है, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर मुझे लिखना हो, -5 को नीचे ला रहा हूं, ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, ये यहां पर लेस देन और यहां पर इक्वल टू, यहां कितना आ जाएगा 4/5 है ना, माइनस के साथ, और इधर कितना जाएगा 4/5। ये स्टेप समझ आया सबके, नहीं इनक्वलिटी चेंज होती है बेटा, देखो ध्यान से मैं आपको बता देता हूं। जैसे कहीं x लिखा हुआ है -1 और 2 के बीच, अब मुझे -x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखूंगा, इधर -2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। ये ध्यान रखना नेगेटिव के साथ। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, जैसे x लिखा हुआ है ग्रेटर देन 2, मैं कहूं -x और -2 कर दिया तो ये लेस देन हो जाएगा। माइनस के साथ इनक्वलिटी फॉरन इंटरचेंज होएगी, ऑलवेज रिमेंबर, वरना मिस्टेक होगी। अब यहां से देखिए ध्यान से इस स्टेप को, ग्रेटेस्ट यहीं पर ही करूंगा मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किस किस के बीच है मेरा, ये 4/5 अगर मैं पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करूं तो क्या आता है, तो इसका मतलब ये आपका अगर देखा जाए, कहने का मतलब ये है, तो ये आ जाएगा यहां से 0.8 और इधर -0 कितना 8।
तो मुझे आप सोच के बताइए, ग्रेडेसेंट ईयर, ये तो इंटीजर है, कितनी इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। अरे -0.8 और +0.8 के बीच में इंटीजर क्या है? और तो कोई नहीं है ना। क्लियर है इतना? अब यहां से अगर ये 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो गया? 4 - 0 अपॉन, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो गया? या 1/2 कह लीजिए। फाइनली मुझको फाइंड आउट क्या करना था? x। तो x क्या होता है आपका? ग्रेडेसेंट ईयर प्लस, और दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 है, ये कितना है? 0.5। तो फाइनली x इक्वल टू कितना आ गया? बस ये आंसर है इसका। प्रॉपर सॉल्व करने का ये तरीका है। तो आंसर विल बी 0.5। स्टार्टिंग में काफी स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं इस तरह के सवालों में, लेकिन अगर बहुत ध्यान से करा जाए तो कोई गलती नहीं होगी अगर आपको सारी चीजें पता है। देखिए इस सवाल के अंदर हुआ क्या है, ग्रेडेसेंट ईयर का कंसेप्ट आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट का कंसेप्ट आ गया, इनक्वलिटी का भी कंसेप्ट आया है थोड़ा सा, कि अगर नेगेटिव नंबर से मैं डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, इनक्वलिटी फौरन इंटरचेंज हो जाएगी। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। बाकी इनक्वलिटी के बारे में आगे भी करेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ये आपको दिमाग में होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, प्रॉब्लम बहुत अच्छी है ये। इसको सॉल्व करना था। तो जब भी इस तरह की सवाल आता है तो ध्यान रखिए, अगर आता है तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे ग्रेडेसेंट ईयर और फ्रैक्शनल पार्ट में, बिकॉज ऑफ वी नो दैट x हमारा क्या होता है? ग्रेडेसेंट ईयर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहां पर x को रिप्लेस कर देंगे इससे, तो ये बन जाएगी इक्वेशन कुछ इस तरह से, और उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर हमारा आ जाएगा 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 4 - 5 ग्रेडेसेंट ईयर x। तो हमने किसी भी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लिया, जो कि आता है 4 - 5 ग्रेडेसेंट ईयर x अपॉन 8। अब आगे क्या करेंगे? आगे हमें यह भी पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बीच में लाई करता है? 0 और 1। तो इसका मतलब दिस लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो फाइनली हमारा आ गया ग्रेटेस्ट ईयर x 0.4/5 4/5। अब ये 4/5 तो वैल्यू होती है 0.8 ही होती है ना, तो ऑब्वियसली इन दोनों वैल्यू के बीच में इंटीजर देख लेंगे हम क्या क्या आते हैं कॉमन। उसके बीच में तो एक ही इंटीजर आता है 0, तो ग्रेटेस्ट ईयर आ गया ना भाई। ग्रेटेस्ट ईयर मतलब क्या होता है? इंटीजर ही है। ऐसा तो है नहीं कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो जाएगी 3.75 2.5, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वैल्यू होगी क्या? 0 1 2 3, या ज्यादा नेगेटिव में हो सकती है -1 -2 -3 -4। अब इसको पता लगने के बाद ऑब्वियसली हमें फ्रैक्शनल पार्ट भी पता लग जाएगा, जो कि हमारा 1/2 है। अब ग्रेटेस्ट ईयर पता है, फ्रैक्शनल पार्ट पता है, तो x भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x क्या होता है हमारा? तो फाइनली आंसर आ गया। बेटा टाइम से क्लास का ध्यान रखना। तो फाइनली आंसर आता है 0.5। अब बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें? क्योंकि जो चीज यहां समझ में आ जाएगी आपको क्लास में, वो घर जाके समझ में नहीं आने वाली। ये मैथमेटिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट में ही ऐसा होता है, बट मैथमेटिक्स में तो बहुत ज्यादा सॉल्यूशन तो हर सवाल का है बेटा, मैं अभी दे दूंगा PDF सबकी फटफट, लेकिन समझ में थोड़ी आएगा। जितना कंसंट्रेशन फोकस से आप क्लास में समझ लोगे उतना ही आपका फायदा। और एक और भी चीज है, क्लास में जल्दी समझ में आता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप यहाँ 1 घंटे में 20 प्रॉब्लम समझ लोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं आपको सॉल्यूशन भी देता हूं, पूरे दिन में भी आप 20 प्रॉब्लम नहीं समझ पाओगे, घर पर भी गारंटी है। हाँ ये जरूर है
क्लास में समझने के बाद आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए घर जा करके, अदरवाइज वो दिमाग से बहुत जल्दी स्लिप हो जाती है चीज़ें। बट एक दो बार रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, फिर एकदम से दिमाग में स्टोर हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कमेंट कि मुझे ना सर आपने पढ़ाया वो समझ में तो आ गया, अब मैं भूल गया, मेरे दिमाग में नहीं है। उसकी वजह क्या है? दिस इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो पढ़ाया गया है वो भूल जाओगे, ये पक्की बात है। करते रहो प्रैक्टिस, जो भी पुराना, ऐसा ना हो कि आगे तो बढ़ते गए या पुराना भूलते जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है फिर। हाँ ठीक है, साथ के साथ भी चलना है, लेकिन जो भी मैंने पिछली क्लास में या लास्ट वीक में पढ़ाया उसको थोड़ा थोड़ा एक बार करके जरूर देखते रहे। आपको वो मिल गया, डीपीपी वगैरह मिली है कुछ अभी? वो भी करते रहे, वो मैं बाद में डिस्कस कराऊंगा आपको। डीपीपी और मॉड्यूल भी मिला होगा आपको डिटरमिनेंट का, है ना? हाँ, उसमें अच्छे सवाल होंगे, डीपीपी में भी मॉड्यूल में भी। तो वो डिस्कशन भी हम बाद में कराएंगे जब ये थोड़ा चैप्टर खत्म हो जाएगा डिटरमिनेंट वगैरह का। पहले देखिए डीपीपी में मैट्रिक्स के भी है सवाल, डिटरमिनेंट के खाली मैट्रिक्स के भी हैं, नहीं है ना? हाँ ठीक है, तो आप अभी डिटरमिनेंट के करते रहो। अभी मैट्रिक्स टच नहीं करना है, अभी तो कभी मैट्रिक्स में चले जाओ, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं मैट्रिक्स। जितना भी मैंने बेसिक लेवल डिटरमिनेंट कराया है उसके सवाल आप करते रहे धीरे धीरे करके, फिर उसको मैं किसी क्लास में डिस्कस कराऊंगा डीपीपी को। फिर उस टाइम ये ना हो सर हमने तो करे नहीं, अभी हम करेंगे। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग डीपीपी आपको सबको मिल गई है, डीपीपी के क्वेश्चन ट्राई करते रहें। एक आध डाउट तो मैं बता दूंगा यहाँ भी, ये क्लास के बाद पूछ लेना, लेकिन अगर ओवरऑल डिस्कशन की बात है तो वो बाकायदा क्लास में ही कराऊंगा मैं, मॉड्यूल भी और डीपीपी। लेकिन तब तक थोड़ा थोड़ा करके आप करते रहे, क्योंकि एक साथ नहीं होगा। ये नहीं कि अरे सर ने तो कहा ही नहीं करने को, हम का मैं नहीं कहूंगा बेटा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अगर आपका चैप्टर चल रहा है और आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो आप उससे रिलेटेड वो चीजें करते रहें। मैं हर चैप्टर में थोड़ी कहूंगा, अब आप तो बड़े हो बेटा, कुछ बच्चे थोड़ी हो, ये एक तरह का होमवर्क ही है। बाकी कभी मैं यहाँ कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा ये घर से करके ना, वो भी कर लेना है आपको, जैसे ये दिया था मैंने। तो ये क्लियर है बिल्कुल, किसी को कोई कंफ्यूजन? अब आगे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो करो इसको, देखो कौन कौन करता है। फाइंड द नॉन जीरो रूट्स ऑफ, ये इक्वेशन है डिटरमिनेंट फॉर्म में है, एक्स का वैल्यू निकालिए। ध्यान से करना, सवाल हो जाएगा, इतना टफ नहीं है ये, बट ऐसा भी नहीं कि देखते हो जाएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। इतना मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अब दिमाग आपको ये यूज करना है कि कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और ये सवाल आईआईटी जेई में पूछा गया है, ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है जेई का प्रॉब्लम है,
बेटा सीधा सीधा एक्सपेंशन करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पहले इसको थोड़ा वो करो सिंप्लीफाई। जैसे मैंने बताई होंगी पहले डिटरमिनेंट की क्वेश्चंस में, R1 माइनस R2 करें C2 माइनस C3, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन बहुत ऐसे हर सवाल ऐसे नहीं होगा कि मैं एक्सपेंशन कर दूं तो आंसर आ जाएगा, ये पहले बता रहा हूँ मैं। हाँ। इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? R2 माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ समझ गया मैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, C3 नहीं, जो तुमने कहा वो भी मेथड ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उससे भी हो जाएगा, मतलब मुझे सिंप्लीफाई दिखना चाहिए। देखो ध्यान से, ये कितना है, A B और मैं C3 माइनस C2 कर रहा हूं, इसका मतलब जो पहले लिखा होता है उसी को कन्वर्जन होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, बट जो पहले लिखा हुआ है लेटर उसी में ही कन्वर्ट करना है। तो C1 और C2 तो एज इट इज रहेंगे, ये B, ये C और ये कितना, अब इसमें से इसको माइनस किया तो B कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा, इसमें फिर, और इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस, समझ आ रही है बात? अब यहां से x कॉमन आ सकता है इजीली, है ना, वो तो दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल क्लियर। तो x को बाहर निकाल लीजिए, तो फिर ये क्या डिटरमिनेंट बनेगा, a b ax प्लस b, और इधर b c bx प्लस c, एंड a b माइनस b इज इक्वल टू 0। हाँ अब आप क्या कह रहे हैं, R2 दो जीरो तो नहीं बन रहे ना कहीं से, हाँ C1 माइनस C2 से 2 जीरो बन रहे हैं, मतलब मेरी कोशिश पता क्या होती है जीरो बनाने की। डिटरमिनेंट में आप एक चीज ध्यान रखो, जितने ज्यादा जीरो बना लोगे उतना आसान होता चला जाएगा। एक सीधा सा दिमाग में होना चाहिए कि भाई जीरो कैसे बन सकते हैं, क्या करके बन सकते हैं। डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन का एक यही कंसेप्ट है सीधा सा। आप देखो हमें नॉन जीरो निकालना, तो एक्स तो जीरो हो नहीं सकता, वो तो पहले ही बोल दिया सवाल में कि नॉन जीरो ही रूट चाहिए हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर डिटरमिनेंट ए बी एक्स प्लस बी बी सी बी एक्स प्लस सी ए बी माइनस बी, ये क्या मेरा जीरो है। अब अगेन मैं यहां पर कर रहा हूं C1 माइनस कितना C3,
बस काम हो गया मेरा। इसको 0, फिर ये भी 0। अब ये यहां पर क्या आएगा, ax प्लस 2b हो जाएगा यहां, और इधर b c bx प्लस c, अगेन a b माइनस b बिकम्स, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। हाँ, अब बस, अब तो कुछ है ही नहीं। अब इसके अलोंग एक्सपेंशन करेंगे, नहीं b बाई ए नहीं आएगा, माइनस 2b बाई ए आएगा। इसको करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर माइनस, और दिस इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस, अब ये सवाल आईआईटी में पूछा गया है, बताओ मुश्किल है आसान है? बेटा आईआईटी का हवा बना रखा है लोगों ने, पता नहीं क्या, ऐसा कुछ है नहीं। आसान क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आप पुराने पेपर उठा के दे सकते हैं, ये क्वेश्चन जेई में एडवांस में आया हुआ है। हा? तो एक्स को हटा दिया ना हमने, एक्स तो 0 है ही नहीं, उसने नॉन जीरो रूट्स पूछा ना सवाल में। भाई एक्स कैन नॉट बी 0 बिकॉज ऑफ गिवन है कि वो नॉन जीरो निकालना है हमें। सिंपल सा सवाल है, आईआईटी में आया हुआ है, एनसीईआरटी जैसे ही सवाल है बिल्कुल। लेकिन क्या है कि बवाल ज्यादा है, बस पता नहीं क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टफ भी आते हैं, बट आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे आसान आते हैं। अरे बेटा आईआईटी में आप केवल 8-10 आसान क्वेश्चन कराओ, सिलेक्शन पक्का। लेकिन 8 करके भी तो आओ, तभी तो, नहीं करोगे तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट करिए, ये नोट कर लिया सबने, किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब वो ये ऑपरेशन जो ना कि किस में किसको ऐड करना या माइनस करना, ये दिमाग लगाने का खेल है मेन चीज इसमें, इस तरह की। तो इसी तरह के मैं 3-4 प्रॉब्लम कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया हो जाए। करो इसको। ये सब जेई के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द, कुछ नहीं है, कुछ है। और ये सवाल आपको हो सकता मॉड्यूल के में भी हो, डीपीवी में भी हो, मे बी। पहले ट्राई करिए कुछ भी कॉमन आए उसको बाहर निकालने की।
हाँ जीरो है, आ गया जीरो, बहुत बढ़िया। सब लोग आंसर निकालेंगे, इसका आंसर जीरो आएगा। सब लोग करिए इसको अपने आप। आ गया जीरो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोग भी पूरी तरह का पूरा आंसर निकालना है, कंप्लीट आंसर इसका। आसान है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ। तुम्हारा आ गया जीरो, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आएगा जीरो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको आप सब लोग अपने आप करेंगे, आंसर विल बी जीरो। पीछे बेटा आंसर आ रहा है किसी का? जीरो आ गया। हाँ, अब इतना तो बेटा हो जाना चाहिए, इससे इतना इस लेवल पे तो आप मेहनत करो, थोड़ा आ जाना चाहिए। जीरो आंसर आएगा इसका। इसमें कॉमन वॉमन निकाल लो, जैसे इधर x -1 आ रहा है, कॉमन x आ रहा है, तो फिर वो सिंप्लीफाई हो जाएगा आराम से, और ये पूरा डिटरमिनेंट ही जीरो बन जाएगा। फिर f 100 हो 200 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर जीरो ही होगा। तुमसे नहीं हुआ? ये जीरो कैसे कर दिया तुमने? ये तुमने क्वेश्चन ही गलत लिया, जीरो कहाँ है यहाँ पर? अच्छा, देखो इसमें कॉमन निकालो, क्या आएगा? यहां से कितना कॉमन? x, और इधर से तो x भी कॉमन आ रहा है, x -1 भी, और मेरे ख्याल से x +1 भी आ जाएगा। डिटरमिनेंट तो हाँ 1x और 1, और यहां से कितना कॉमन आया था? x 2, और यहां से कहां पर? एक मिनट, हाँ ऊपर तो 1 लिखा है ना। यहां से तो x +1 कॉमन आया ना, ये 1 है, और यहां पर भी 1 आ जाएगा, और यहां से x +1, यहां से x आ रह गया ना यहां पर। एक मिनट, इसको ऐसे करते हैं, पहले अलग अलग कर लेते हैं। देखो ये आपका बनेगा, ध्यान से देखो, मैं कॉमन ले रहा हूं केवल x +1, एक बार में नहीं करते हैं, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है। 1x, और इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा x इंटू, और ये x इंटू x -1, और इधर x -1 x -2, और इधर 2x, इधर 3x इंटू कितना? अब एक काम करते हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं x +1 तो है ये, और इधर से x, और इधर से x -1, तो 1x1, इधर से x कॉमन 2x -1 1, इधर से x -1 कॉमन 3x, और कितना बचा? x इंटू
अब तो सिंप्लीफाई हो ही जाएगा, 0 आंसर आता है इसका। है अच्छा, यहां से भी ये इससे, हाँ ये भी एक्स भी आ जाएगा बाहर, निकाल सकते हैं ये। हाँ ठीक है, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। चले आगे। एक मिनट, इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं। एक कंसेप्ट आता है एडिशन। एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट, दो डिटरमिनेंट दिए हुए उनको ऐड करना। A1 B1 A2 प्लस एक और डिटरमिनेंट ले लिया कुछ इस तरह से, A1 B1 दो अलग अलग डिटरमिनेंट हैं सेम ऑर्डर के, जैसे यहां 3/3 या 2/2 में भी कर सकते हैं ये हम। और वो डिटरमिनेंट ऐसे हैं कि इनकी फर्स्ट रो सेम है, थर्ड रो में डिफरेंस है ना दोनों की। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो हम सीधा ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब है A1 B1 C1 A2 B2, यहां पर सीधा हो जाएगा A3 प्लस B3 C3, बस। नहीं नहीं, ये एक चीज मैं बता देता हूं, ये जब भी आप यूज करेंगे जब दो रो या दो कॉलम सेम हो। ये आप जैसे मैंने क्या किया, ये रो सेम थी, दो कॉलम में भी कर सकते हैं हम, लेकिन ध्यान रखना एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है ऐसे, ये केवल एक रो या एक कॉलम में ही होगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी। ये मान लो एलिमेंट यहां होते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इसमें फर्क आ जाता है बस। जो डायरेक्ट एडिशन की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट एडिशन की डिटरमिनेंट के अंदर, वो केवल एक रो या एक कॉलम में होगा जिसमें दो रो आइडेंटिकल होना जरूरी है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी भी आ सकती है, ध्यान से देखिएगा। इफ मैं यहां बता देता हूं, एक इस तरह की भी सिचुएशन आती है कई बार, जैसे लाइक दिस, डेल आर इक्वल टू कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एफ आर जी आर एच आर एल एम एन यू वी डब्ल्यू। जनरली हम डी से डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट को। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये आर में कुछ फंक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ये दूसरा होगा तीसरा होगा। ये कांस्टेंट है एल एम एन यू वी डब्ल्यू। एल एम एन यू वी डब्ल्यू कॉन्स्टेंट का मतलब इसमें आर के अंदर कुछ नहीं है। अब आपको अगर कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन डेल आर, आर इक्वल टू 0 से n, इस तरह से कैलकुलेट करना है मुझे।
आपसे ये भी कहा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन, इसका मतलब तो जानते ही है ना, समेशन होता है आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक हम पुट करें और फिर ऐड कर दें तो क्या वैल्यू होगी। तो उसमें ये नहीं करना है कि पहले यहाँ 0 पुट करेंगे फिर 1 2 3 फिर ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है। उसका तरीका क्या है, सीधा सीधा समेशन यहां पर आ जाएगा। एल एम एन यू वी, ये डायरेक्ट समेशन यहां पर आ जाएगा सीधा सीधा। और ये ऑपरेशन भी जब यूज करेंगे जब वेरिएबल केवल एक रो में या एक ही कॉलम में होगा। अगर यहां पर भी वेरिएबल आप सोचो यहां भी मैं समेशन लगा दूंगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कब यूज करेंगे, जब वेरिएबल का मतलब है आर लाइज ओनली वन रो और वन कॉलम। यहां पर ये चीज ध्यान रखिए, ये कांस्टेंट है, एल एम एन यू वी डब्ल्यू आर कांस्टेंट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी डिटरमिनेंट में। फिर तो नॉर्मल ही है, वो तो वही मतलब है, अगर ऐसा आता है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर डायरेक्ट इसका यूज नहीं हो सकता। ये सिंबल होता है बेटा डिटरमिनेंट को, हम डी भी लिख सकते हैं। जैसे देखो मैंने ऐसे लिख दिया, डी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 2r 3 7, बस कुछ नहीं है। तो d1 क्या हो जाएगा, d1 r की जगह 1 कर दो, 1 3 2 7। अब d2 क्या कैसे लिखूंगा बताओ, 4 3 4 7, बस डी की जगह डेल्टा लिखा हुआ मिलेगा, आप देखोगे ना सवालों में। ऐसा जनरली कैपिटल डी या डेल्टा से डिनोट करते हैं हम डिटरमिनेंट को। ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम है, ये प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखनी है। हाँ बिल्कुल, मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है A1, ध्यान से देखो B1 और आपका ये है आपका A2। अब मैं कहूं भाई इसको ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, A1 E2, और इधर आ गया आपका ये B3 B4। तो कैसे लिखूंगा, ये तो सेम ही है ना, A1 A2 और B1 प्लस, और इधर आ जाएगा B2, बस। लेकिन होगा एक ही रो या एक ही कॉलम में। समझ में आ गई बात। अब आ जाइए प्रॉब्लम पे। एक ये प्रॉब्लम है, इसको वैल्यू निकालनी है। अब कुछ स्टूडेंट तो इसके नंबर देख के घबरा गया, ये क्या है, ये क्या है, ये कहां से आ गया, अंडर रूट वगैरह ये। हाँ नहीं, ये नहीं, ये गलत, ये सॉरी ये मिस्टेक है बेटा, ये 0 नहीं है, वैल्यू कैलकुलेट करना है इसको। इसको ध्यान से देखिएगा, ये ना ये 0 नहीं है, इसको मैं बता देता हूं आपको, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, इसको कैलकुलेट करना है। √13 प्लस √3 2 √5 ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये भी कहीं कंपटीशन का आया हुआ सवाल है, बहुत पुराना। तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब आप सोचेंगे मैं एक्सपेंड करके कैलकुलेट करूंगा तो बेटा सुबह हो जाएगी फिर तो। अब इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से नंबर्स को देखेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगी ये चीज, नंबर्स को ध्यान से देखने की चीज है। इतना हिंट मैंने दे दिया है, ट्राई करो आप। नंबर्स ध्यान से देखो, बस अपने आप पता लग जाएगा आपको क्या करना है।
मैं हिंट देता हूं, इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में ब्रेकअप करना है। अब वो कैसे करना है वो थोड़ा सा सोचिएगा आप इसको, जिससे मेरा काम आसान हो जाए, इजी हो जाए। वो नंबर देख के आपको आ जाएगा दिमाग में। आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं मैं, आप सोचिएगा। तुम बताओ कैसे करेंगे, बताओ, कुछ आइडिया दो मुझे, आता मुझे भी नहीं है। हाँ भाई, हाँ वो तो कॉमन तो बाद में ले लेंगे, पहले इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेकअप कर दो। हाँ तुम बताओ। हाँ हाँ, नहीं दो डिटरमिनेंट कैसे बनाने हैं वही इंपॉर्टेंट है ना, दिखाना एक मिनट। हाँ तुमने सही किया है, गुड, आगे काम आसान हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको दो डिटरमिनेंट के एडिशन में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बट कुछ इस तरह से भी लिखूं ताकि मेरा काम आगे चल के थोड़ा सा इजी हो जाए। अगर मैं एक डिटरमिनेंट में ये वाले एलिमेंट रख लूं C1 में, ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई मैं? अरे √13 के फैक्टर है ये, तो कहने का मतलब है इस डिटरमिनेंट को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं, इधर कितना √13, इधर कितना 26 रूट, और इधर कितना, और दूसरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा फिर √3, और ये कितना √15, और यहां तो ये सेम ही आएंगे, यानी कि 2√5, और कितना 5 एंड √5, √10 and √5. Similarly, 2√5, 5, 15, √5, √10 and √5. अब कुछ ठीक लग रहा है ना? हाँ भाई, पीछे समझ में आ रही है बात? अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। ऑब्वियसली कॉमन निकालने से डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन आसान हो जाती है, जो भी कॉमन आ सकता है। यहां से देखो क्या कुछ कॉमन आ सकता है, बताओ जल्दी से। और सेकंड वाले से और थर्ड वाले से भी। चलिए, √13 लेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 1, और यहां पर कितना, और इधर, और यहां पर फिर 2, √5 और
फिर यहां पर अगेन 1 और यहां कितना है? अब इधर आ जाओ, यहां से कॉमन √3 और इधर कॉमन एंड अगेन फिर √5। तो √3 लूंगा तो कितना आएगा? 1 √5 और यहां से 2 √5 और यहां से 1 और ये कितना? तो अब आगे एक मिनट कुछ है, क्या कह रहे हो? नहीं, इसमें कुछ होगा। हाँ, यहां पर आप यूज करेंगे C1 - C3, सही कह रहे हो। तो कितना? 0 0 2 √5 1 और इधर देखना जरा, दो जीरो कहां बन रहे हैं? C1। अच्छा, राइट, ठीक 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 ठीक। तो इधर आ जाएगा 5 √3 और इधर हम यूज करेंगे क्या? C1 - C2। तो ये बनेगा 1 -1 0 और ये कितना? फिर 0 और इधर 2 √5 √3 1 √2 1। अब तो हो जाएगा ना, बहुत सिंपल हो। मतलब आंसर तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, देख लो बस क्या आंसर आ रहा है इसी से। वो थोड़ी सा टाइम लगेगा, कर सकते हो। इस तरह से करने में ना बेटा कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाती है और टाइम भी लगता है। ये आपको तरीका आने चाहिए। है आंसर आ जाएगा ना इसका अब? हाँ नहीं, वो रूट में ही आएगा आंसर, ऐसे ही था इसका आंसर, थोड़ा रूट्स में ही आएगा ये, है ना। आंसर तो इसका कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आएगा, कुछ √5 √3 ऐसे कुछ करके ही आएगा आंसर इसका। हाँ चलिए कोई नहीं, इसका आंसर देख लेना, मतलब आएगा ऐसे ही आंसर। मेरा पर्पस कराने का सिर्फ ये था कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आता है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, इसको कैसे करेंगे? ए
करो इसको, बताओ कैसे करोगे। एक मिनट, इसको बाद में करना जरा, पहले ये कर लीजिए क्वेश्चनिंग, मैं दूसरा देता हूँ। पहले इसको करो, इसको अभी बाद में करेंगे। इसको सवाल इसको करिए पहले। मॉडल में था ये, नहीं हुआ। नहीं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, वो नहीं हुआ वो अलग बात है। अच्छा चलो, आप ध्यान से पढ़ो, कैसे करोगे। हाँ, सवाल समझा देता हूँ। सवाल ये है, ये मॉड्यूल में भी है इस तरह का सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ। इसने कहा है ए बी सी कोई इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, और किसके बीच में, 0 और 9 के बीच में। इसका मतलब हमारे कैपिटल ए बी सी कोई भी वैल्यू ले सकता है 0 से लेके 9 तक। अब आगे, अब उसका कहना है कि ये जो नंबर है A2B या 3B9 या जो भी ये लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब है जैसे A2 क्या लिखा हुआ है 8, एक नंबर होगा, मान लो A की वैल्यू 1 कर दिया तो नंबर क्या हो जाएगा 128, 5 कर दूंगा तो 528 हो जाएगा नंबर, यही कह रहा है ना। 28 भी हो सकता है, A की वैल्यू 0 ले लूंगा तो। अब इसका ये कहना है कि ये जो नंबर्स हैं डिविजिबल हैं किससे, के कोई अननोन नंबर है, मुझे नहीं पता के क्या है, ये तो इसने दिया हुआ है सवाल में। सिमिलरली दूसरा नंबर क्या है 3B9, ये भी के से डिविजिबल है, एंड 6 to C ये भी किससे डिविजिबल है, के से। अब आगे इसका कहना है कि ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है ये के से डिविजिबल होगा, ये प्रूव करना है। बेटा दिमाग का क्वेश्चन है ये, सब लोग सोचिए क्या कर सकते हैं इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हैं? तो इक्वेशन आएगी कैसे, यही तो सवाल है। वो तो बात ठीक है। मुझे आप एक चीज बताइए, हाँ बोलिए। हाँ, माइनस का फर्क आएगा बाहर, नहीं कैसे मिलेगा करके दिखाओ मुझे।
ओ कहाँ चले गए? अरे ये कहाँ चला गया? एक इसमें स्लाइड देखना जरा, पीछे वाले में। नहीं नहीं, एक और था। यहाँ से ये, ये नहीं, ये नहीं था भाई। हाँ देखो एक चीज, ध्यान से देखो। मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है 327, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से समझिएगा। लिख सकते हैं ना ऐसे तो। अब मेरा नंबर था A28, ऐसे समझो ये नंबर मेरा ऐसे लिखा हुआ है। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, मुझे नहीं पता। सिमिलरली 3B9, इसको कैसे लिखेंगे? प्लस एंड इसमें किसी को कोई दिक्कत? मैंने ये जो नंबर्स दिए हुए थे प्रॉब्लम में, A28, 3B9 और 62C, मैं ये कह रहा हूं मैं इनको ऐसे लिखा जा सकता है। आगे सवाल में क्या कहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है? तो लेट्स से दिस इक्वल टू N1, दिस इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया भाई ये N1 के है, ये N2 के, N3 के, क्योंकि गिवन है कि कैसे डिविजिबल है वो नंबर। इतना सही चल रहा है सब। अब आ जाइए इस पर। अब इस पर क्या है भाई? R2 को कन्वर्ट करूंगा मैं, ध्यान से देखना, 100 R1 प्लस 10 R1 में 100 से मल्टीप्लाई। अब ये बताइए, अगर ए कोई नंबर है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, और मुझे पता है ए सिंगल डिजिट इंटीजर है, तो उसको मैं ऐसे ही लिखूंगा ना। और अगर इसको मैं किससे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा? 20, और किस में ऐड कर दिया? R2 में। तो ये क्या बन गया? A00 प्लस 20 प्लस कितना? प्लस 8। तो A00 प्लस 20 प्लस 8 कितना? यही बन गया ना। और ये कितना है? समझ में आ रही है बात? तो ये जो डिटर्मिनेंट है, ध्यान से देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं पहले, ये कितना बन जाएगा? पहले ये तो एज इट इज ही रहेगा, A36, और ये कितना बन जाएगा? A00 प्लस
20 प्लस 8। इसी तरह से यहां पर फिर 300 प्लस B0 प्लस कितना बन जाएगा ये 9। और यहां पर भी फिर वही चीज आ जाएगी, कितना 600 प्लस 20 प्लस C। और ये एज इट इज रहेगा आपका 2B2। बस हो गया सवाल, और क्या है। अब अगेन फिर ये बन जाएगा आपका A36। ये क्या है N1 के, ये क्या है N2 के, ये क्या है N3 के, ये क्या है 2B2। अब यहां से K कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, A N1 N2 2, तो दिस इज डिविजिबल बाय हाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पर। हाँ वो थोड़ा क्वेश्चन का फर्क होगा, मुझे पता नहीं मॉड्यूल का सवाल, वो सवाल जैसा थोड़ा बहुत चेंज कर दिया होगा। हाँ है? देखो यहां पर मैंने ऑपरेशन यूज किया है R2 100 R1। अब जैसे मान लीजिए कोई भी यहां सवाल लिया मैंने, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर तो A00 आएगा ना। और इसको किससे मल्टीप्लाई किया, यहां क्या लिखा हुआ है, तो 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बताओ, और फिर इसमें R2 ऐड कर दिया। भाई कैपिटल ए को ऐसे समझो 3 4 5 कोई नंबर लिखा है, तो 500 600 700 800 कुछ ऐसी वैल्यू आएगी ना, क्योंकि तो पहले दे दिया कि कैपिटल ए 0 और 9 के बीच में कोई एक इंटीजर है, वो नहीं पता क्या है, तो उसको लिखेंगे तो ऐसे ही, जैसे 500 कैसे लिखते हो 500, 700 कैसे लिखते हो 700, ऐसी कैपिटल ए है तो A00 ही लिखेंगे ना। समझ आ रही है बात। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर था ये, बट अच्छा सवाल है, मॉडल में भी ऐसे सवाल आपके। अब आप मॉडल का कर लेंगे क्वेश्चन। तो कैसे डिविजिबल है ये भी, मॉडल में शायद कुछ और नंबर वगैरह दिया है, मुझे पता नहीं है। हाँ तो अब हो जाएगा सवाल मॉडल का। चले आगे। अब यहां पर अब मैं थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में बताऊंगा आपको। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर कितनी वैल्यू होती है इसकी। ये बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं बेटा, इसको ध्यान रखिएगा, ये ऑलवेज मॉड एक्स होता है, ये प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, ये सब गलत सलत पढ़ाया जाता है आप लोगों को। बहुत सारी बुक्स में गलत भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर, ये गलत है। जैसे मान लीजिए ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं लिखूं आपके सामने 4, तो एक्स इक्वल टू, और अगर एक्स स्क्वायर एक्स ऐसे लिखूं
एक्स इक्वल टू, क्या दोनों एक ही चीज है? फर्क है। यहां से सीधा 2 आएगा और यहां से प्लस माइनस 2 आएगा, ये ध्यान से रखने का। प्लस माइनस स्क्वायर रूट में नहीं होता है बेटा, प्लस माइनस अपनी तरफ से लगाया जाता है। ये बहुत सिली मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑलवेज रिमेंबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? मॉड एक्स। अब एक चीज छोटी सी देखिए, मैं कई बार ऐसे लिखता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा? बस कर दी ना गड़बड़। साइन थीटा मत लिखना कभी भी, गलत हो जाएगा। मॉड साइन थीटा, दिमाग में ये बिल्कुल फिट कर लीजिए, आप लोग बार बार मिस्टेक करेंगे। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स ही होता है और कुछ नहीं। समझ में आई बात? तो दैट्स वाई अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आप जानते हैं कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन थीटा। अब ये मॉड क्या होता है? यहां पर मैंने देखो यही चीज लिखा हुआ है मॉड। मॉड हमारा पॉजिटिव वैल्यू होती है। कहने का मतलब है कि जैसे मॉड 7 कितना आएगा? 7 ही आएगा। -7 पे भी मॉड हम 7 ही लिखेंगे। तो हमने ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर x पॉजिटिव है तो एज इट इज x के इक्वल ही होगा, बट अगर नेगेटिव है तो दिस इक्वल टू -x। यहाँ पे बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग, सर आप तो पॉजिटिव बता रहे हो या -x लिख दिया, बट ये -x लिखा जरूर है, ये पॉजिटिव ही। कभी कभी कुछ चीजें दिखाई अलग देती है, होती अलग है। कि साथ में ये भी ध्यान रखिए x लेस देन 0 तो ऑब्वियसली -x पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर कहीं लिखा हुआ है मॉड x इक्वल टू 2, तो x की कितनी वैल्यू होगी बताओ? प्लस माइनस। अगर कहीं लिखा हुआ है मॉड x इक्वल टू 2 तो x विल बी प्लस माइनस 2, और अगर ऐसे लिखा हुआ है मॉड x इक्वल टू -2 तो x इक्वल टू नेगेटिव तो होगा ही, लेकिन ऐसा मिलेगा सवालों में, बड़ा अलर्ट रहना है आपको। तो इस तरह से आपको मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट यही है सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखना है आपको, आगे मुझे बताने की जरूरत ना पड़े बार बार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कैलकुलस में भी यूज़ होगा, कोऑर्डिनेट में, हर जगह, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसमें शुरू में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, कोई प्लस माइनस एक्स लिख देता है, कुछ नहीं है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज मॉड एक्स। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इनको चाहो तो आप नोट कर लेना। अब जैसे मॉड एक्स वाई है, इससे ज़्यादा अगर है तब भी कर सकते हैं। जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड, मैं इसको ऐसे ब्रेकअप कर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 में भी। समझ में आ रही है बात? तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे मॉड एक्स इंटू वाई अलग अलग नंबर है, तो मैं अलग अलग करके मॉड करके लिख सकता हूं, कितने भी हों। एक्स अपॉन वाई, न्यूमरेटर को अलग मॉड में डाल सकता हूं, डिनोमिनेटर को अलग में डाल सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नेगेटिव का मॉड और पॉजिटिव का मॉड ऑब्वियसली सेम ही आएगा। इसमें एक चीज और है कि एक्स स्क्वायर कोई नंबर है और उसके मॉड का स्क्वायर वो भी इक्वल होगा। अगर कोई नंबर है एक्स स्क्वायर कर दें और उसका मॉड का स्क्वायर कर दें ऑब्वियसली सेम ही होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होती हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे किया है इन्होंने। मॉड एक्स का है ग्रेटर देन ए, तो इसका मतलब हम स्क्वायर करके ऐसे लिख सकते हैं, और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस ए। तो इसमें वेवी कर्व मेथड यूज किया जा सकता है। माइनस ए मैंने शायद पहले बताया हुआ है आपको, प्लस माइनस प्लस, तो उससे जो सॉल्यूशन आता है वो यही आता है। बट चूंकि प्रॉब्लम्स बहुत करनी होती है, डायरेक्टली आपको याद रहना चाहिए इस तरह से। सिमिलरली इफ मॉड एक्स लेस देन ए, तो उस केस में क्या आ जाएगा। अभी ये छोटी छोटी 4-5 ही मैंने प्रॉपर्टी बताई है, क्योंकि अभी फिलहाल इनकी जरूरत पड़ सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। करो, ये छोटे से 2-3 प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करो एक्स के लिए। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का वैल्यू निकालिए। हाँ, दूसरा भी करो। नहीं नहीं, ये मॉड के अंदर मॉड है। हैं? राइट, एक मिनट, वो थोड़ा सा ज्यादा, ये ना, ये हटा दो इसको थोड़ा सा, ये नहीं है ना, अब ठीक है। हाँ, हाँ, देखो सिंपल है, ध्यान से देखो। मॉड है तो x माइनस, मैं ये भी करके दिखा रहा हूं, कितना लिखेंगे, प्लस माइनस, तो x बिकम्स, तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो 7 आ जाएगी, दूसरी खत्म। जब भी ये इस तरह का डबल मॉड ट्रिपल मॉड आ जाए तो पहले बाहर वाला मॉड को रिमूव करने की कोशिश करिए। तो ये बन जाएगा x माइनस 2 मॉड माइनस 3 इक्वल टू, कैसे लिखूंगा, तो x माइनस 2 मॉड, क्या प्लस माइनस 7 कैसे हो जाएगा भाई, तो x माइनस 2 मॉड इक्वल टू 7, और हाँ, इसमें 2 केस बन गए। एक तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 और x माइनस 2, यहां से सॉल्व करिए, x माइनस 2 इक्वल टू
एक्स इक्वल टू कितना 9 और ये तो नो सॉल्यूशन आएगा इससे तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया एक्स इक्वल टू 9 एंड यही आएगा। तो मॉड को कैसे रिमूव करना है या मॉड आ जाए तो कैसे कैलकुलेशन करनी है ये आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मॉड का यूज काफी ज्यादा है। आगे जब मैं फंक्शन रिलेशन पढ़ाऊंगा वहां पर भी यूज होगा, जहां पे डोमेन रेंज निकालने में यूज होता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए थोड़ा, और यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन में मिलेगा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में भी। हालांकि ये सब चीजें हम थोड़ा 11th में डिस्कस कराते हैं, अब क्योंकि आप लोगों ने 11th में तो थे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे बता दिया इसके बारे में। ठीक है, चलिए और देखो, करिए इसको। है हाँ, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को दो मेथड है, मैं आपको बताता हूं। दो तरीके हैं इस तरह के सवालों को करने के। एक तो सिंपल सा तरीका है, एक थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यू शुड नो बोथ मेथड्स। अब ध्यान से देखनी का कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। मेथड 1, आप जानते हैं ये क्वाड्रेटिक है, तो एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मॉड एक्स का स्क्वायर, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे। तो ये मेरा प्रॉब्लम हो गया मॉड माइनस कितना है प्लस लेट, हमने एज्यूम कर लिया तो y -2 तो इसका मतलब मॉड x आंसर आ गया हमारा। जब भी क्वाड्रेटिक में कुछ इस तरह का है तो आप ऐसे इसको आराम से कर सकते हैं। एक मेथड और है, ध्यान से देखो, केस बना करके। केस बनाने का मतलब क्या हुआ, मेथड नंबर 2, केस फर्स्ट when x greater than 0, जब भी x greater than 0 होगा तो मैंने आपको बताया था मॉड x इक्वल टू क्या होता है, when, साथ में ये भी ध्यान रखना है, इक्वल टू क्या होता है when
तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस मॉड हटाने का तरीका है ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि मैं लेके चल रहा हूं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दिस केस मॉड एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, एक्स माइनस 2, हाँ बोलो क्या कह रहे हो, क्या इक्वल टू नहीं हो सकता, नहीं नहीं ले सकते हैं इक्वल टू, अरे वो नहीं आएगा वो अलग बात है ना, वो तो फाइनल आंसर है ना, केस तो बना के चलना ही पड़ेगा, अभी तो हमें एक्स की वैल्यू पता ही नहीं है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू कितना आ गया, अब यहां चेक भी कर लेना केस लेके क्या चले और फाइनल क्या है, पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है आंसर। केस सेकंड, व्हेन x लेस देन 0, और अगर x लेस देन 0 तो मॉड x क्या हो जाता है, तो हमारी इक्वेशन यहां बन जाएगी प्लस तो इस केस में ये भी आंसर ये भी आंसर, आंसर तो वही है, आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, तो दोनों मेथड हैं, आपको जिसमें भी लगे ठीक वो कर सकते हो यूज इसको। और ये थोड़ा प्रैक्टिस की चीज है, मॉड का यूज बहुत ज्यादा है, मैं पहले बता रहा हूं आपको, थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर, देखो मुश्किल कुछ नहीं है, करते रहोगे तो सब आसान लगने लगेगा, सीधी सी बात है, करने वाली बात है बस ये जो केस 1 केस 2 है, हालांकि इस सवाल में तो चलो ऐसे हो गया, लेकिन ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए, आगे बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेंगी इस तरह से, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो अभी, और ये घर जाकर के करके देख लेना एक बार, और मैं बता रहा हूं नहीं तो उड़ जाएगा दिमाग से, बार बार कह रहा हूं मैं, ये चीज बहुत जल्दी उड़ती है दिमाग से। अभी तो मुझे पता है आप लोगों के सबके समझ में आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप घर जाकर के अगर एक दो क्वेश्चंस करके नहीं देखेंगे इस तरह के, या इसको दोबारा नहीं करके देखेंगे, आप नेक्स्ट वीक तक आते आते उड़ जाएगा। मैथ्स में ये बहुत जल्दी उड़ती भी है चीजें। बेटा ऐसा क्या, मैथमेटिक्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो फिर भी मैथ्स में दिक्कत आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतनी दिक्कत नहीं आती, वो तो अभी पढ़नी शुरू करी है तुमने 2 साल से ही, और मैथ्स ही खत्म नहीं होता, आदमी खत्म हो जाता है। भाई मुझे बताओ 9 10 में तो फिजिक्स केमिस्ट्री ना के बराबर होती है, जनरल साइंस होती है वो तो, देखा जाए तो 11 से ही स्टार्ट होती है ढंग से फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें इतनी समस्या नहीं आती जितनी मैथ्स में समस्या है, मैथ्स में समस्याओं का भंडार है पूरा का पूरा। और मैथमेटिक्स आप मेरे ख्याल से नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, अलग से सब्जेक्ट मैथ्स से फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी थी तब, भाई फिजिक्स केमिस्ट्री तो 9 10 थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा देते हैं, चलो मान लिया, उससे पहले तो थी नहीं। और बेसिकली बेटा फिजिक्स में भी पूरा मैथ्स ही है, जिस बच्चे का मैथ्स स्ट्रांग होगा उसकी फिजिक्स तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। मैं बार बार ये कहता हूं कि बेटा जेई का जो सिलेबस है उसमें आपके अगर ये मान लिया जाए भाई 100 मार्क्स फिजिक्स, 100 मार्क्स केमिस्ट्री, 100 मार्क्स मैथमेटिक्स, ये गलत है बिल्कुल। कहते हैं अरे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे ही होता है हर साल पेपर, हाँ होता है वो बात सही है, लेकिन मैथमेटिक्स का वेटेज अगर वैसे देखा जाए तो 50% से ज़्यादा है, क्योंकि फिजिक्स में तो सारा मैथमेटिक्स ही है, और केमिस्ट्री में 30% मैथ्स का ही रोल है। आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो क्या आप फिजिक्स पढ़ लोगे, पढ़ ही नहीं सकते। डिफरेंशिएशन नहीं आता तो केमिस्ट्री में भी अटक जाओगे आप। जहां तक जेई सिलेबस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नीट की बात अलग है।
आप पेपर उठा कर देख लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसमें मैथ्स का यूज बहुत। मुझे बताइए, फिजिक्स में वेक्टर आता है वो मैथ्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है मैथ्स में, डिफरेंशियल कैलकुलस आती है मैथ्स में, इंटीग्रेशन कैलकुलस आती है मैथ्स में। अब रह क्या गया? कुछ भी नहीं, सारा मैथ्स यूज होता है। केमिस्ट्री में भी इंटीग्रेशन का यूज होता है, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ग्राफ वो मैथ्स यहाँ भी यूज होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो भी यहीं पढ़े जाते हैं। तो बेटा तुम तो ये 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मेरे से, एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ रहे हो। शेड्यूल में भले एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, मैं तो डबल पढ़ा रहा हूं, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब उस मेहनत का मुझे कुछ रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए, तुम्हारे टेस्टों में नंबर आने चाहिए। अब टेस्ट में मार्क्स लाओगे ना, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी तो नहीं होगा क्या टेस्ट, लेकिन तैयारी तुम्हें डे बाय डे करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होगी। ये कोई वैसे टेस्ट नहीं है कि 9th-10th की तरह हम 2 दिन पढ़ लेंगे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये चीज ध्यान रखिए, मेहनत तो देखिए मैथमेटिक्स तो बैकबोन है बेटा, जे सिलेबस की बैकबोन है मैथमेटिक्स। आप अगर ये सोचे कि मैथ्स को साइड में रख के मैं कुछ कर लूंगा, ये इम्पॉसिबल है बिल्कुल। मैथ्स अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा चला गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री अपने आप स्मूथली होती चली जाएगी, और अगर वो रुक गया तो वो भी रुक, क्योंकि सीधी सी बात है, वेक्टर का यूज फिजिक्स केमिस्ट्री में, कैलकुलस का यूज फिजिक्स केमिस्ट्री में, ग्राफ का यूज फिजिक्स केमिस्ट्री में, सारा मैथ्स तो यूज ही हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यूज होती है, अलजेब्रा का यूज वो भी है, क्वाड्रेटिक और ये वो बाइनोमियल थ्योरम सारी फिजिक्स में यूज होती है, तो सब तो हमें ही पढ़ानी है। और हायर लेवल पे ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी यूज होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज है, मैथ्स में बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी आप करिए, घर जा करके क्वेश्चंस को लगाइए, जो मॉडल मिला है वो भी कर सकते हैं, इधर उधर की कुछ रेफरेंस बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं। अभी हालांकि रुक जाओ थोड़ा, रेफरेंस बुक के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। वो तो रिवीजन के तौर पे जब थोड़ा सा आप पढ़ लें 2-4-5 चैप्टर तब की बात है वो। अभी केवल आपको फोकस करना है जो मॉड्यूल मिला है उस पर, और जो डीपीपी मिली है उस पर, या जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्लास में। इतना भी कर लोगे तो ये मेरी गारंटी है, मोर देन 70 to 80% काम आपका हो गया। बाकी 20% काम जब रिवीजन होगा या रिवीजन प्लानर आएगा तब हो जाएगा, पूरी तरह से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए काम, ये नहीं कि हमने घर जाके सो गए हमने कर लिया, ऐसे नहीं, वो तो होगा ही नहीं बेटा, ऑनेस्टी के साथ बस। बाकी तो जैसे मार्क्स वगैरह आएंगे, टेस्ट पेपर आएंगे, वो देखेंगे, वो तो पता लग ही जाएगा। आपको टेस्ट देना है, भले ही तैयारी हो या ना हो। अगर आप टेस्ट अवॉइड कर रहे हैं तो समझ लिया अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस कभी पता ही लगेगी, आपको खुद को भी नहीं पता लगेगी, हमें तो पता ही नहीं लगेगी, आपको खुद को भी नहीं पता लगेगी। आपको लगेगा नहीं मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप टेस्ट में परफॉर्म नहीं करेंगे, टेस्ट में परफॉर्म करना अलग बात है, क्लास में हो सकता है आप परफॉर्म कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो एक डिफरेंट ही है बिल्कुल। और आपको लगता होगा कि मुझे आता है, बिना टेस्ट के नहीं हो सकता ये। अल्टीमेटली जो टेस्ट के मार्क्स है वही मैटर करेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, भले ही आपको आता हो, हमें क्या मतलब है भाई टेस्ट में मार्क्स कितने हैं, बात खत्म। कई ऐसे बच्चे होते हैं उनको पता होता है, अच्छी नॉलेज भी होती है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन वो टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है। तो फिर अल्टीमेटली तो तुम्हें जेई का एग्जाम ही देना है, वहाँ की परफॉर्मेंस जितने मार्क्स आएंगे वही मैटर करेंगे बेटा, वही रैंक डिसाइड करेंगे। मैं तो मुझे भले ही वो स्टूडेंट, एक दो बार हुआ है मेरे साथ, एक दो बार क्या हुआ कि मेरा स्टूडेंट था बड़ा अच्छा था, मैं ये नहीं कहूँगा, स्टूडेंट पढ़ने में भी अच्छा था, पता नहीं क्या था उसके साथ प्रॉब्लम, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पाते थे उसके, कम आते थे जितनी उम्मीद थी उससे, मतलब। फिर मैंने उसको कहा बेटा टेस्ट दे, वो बीच में थोड़ा डिमोटिवेट हो गया टेस्ट के मार्क्स को देख करके। ये अल्टीमेटली उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जितना आना चाहिए था, जबकि मुझे लग रहा था कि इन्हें टॉप 1000 में आ जाएगा, बाद में उसकी 7000 8000 करके रैंक आई उसकी। तो ऐसा भी होता है। अब इसको इम्प्रूव करने का तरीका क्या है? इसको इम्प्रूव करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप मैक्सिमम टेस्ट दें, जितने टेस्ट देते जाओगे बेटा उतना ही इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा आपका, उतनी पॉलिश होती चली जाएगी। हाँ ये बात सही है, कभी टेस्ट में कम भी मार्क्स आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम आने से ही लर्निंग प्रोसेस है। आपको लगेगा तो हाँ कहाँ मेरी कमी है कि उस एरियाज पे काम किया जाए ताकि टेस्ट में, नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाए। बिना टेस्ट के पता ही लगेगा आपको।
आप गलतफहमी में जीते रहोगे, पूरा साल निकल जाएगा, अरे मुझे तो सब कुछ आता है, बाद में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, आप पढ़िए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट जब भी टेस्ट होगा यहाँ पर, पहले टेस्ट में हो सकता है बहुत लोगों के कम मार्क्स आएंगे ही, लेकिन ये तो पता लगेगा गड़बड़ कहाँ है, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूव कर सके। तो ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें और कुछ नहीं है। चलो एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, देखो इसको करो। हाँ जी, नो सॉल्यूशन है, इसको तो बेटा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे बताओ ये नंबर कैसा है, और ये तो मॉड ही लगा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है, और ये तो होता ही पॉजिटिव है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, ये तो होगा ही नहीं ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर इज नो। इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, इस सवाल में साफ साफ दिखाई दे रहा है नो सॉल्यूशन। या 5 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, हाँ इस तरह से भी लिखा होता है, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है क्वेश्चन, इस तरह से भी सवाल पूछ लेते हैं। तो नो सॉल्यूशन, बाकी सॉल्व करोगे तब भी नो सॉल्यूशन ही आएगा। हाँ। और देखो इसको करो जरा, ये दिया हुआ है एल एम एन आर पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म्स ऑफ जीपी एंड ऑल पॉजिटिव, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो पता होगा ना सबका, हाँ करिए। ये जेई मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, जेई मेंस का प्रॉब्लम है ये, 2000 आई थिंक 14 या 13 में आया हुआ है। क्या हुआ, अटेंडेंस नहीं हुआ। है स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसमें, 58 लोगों ने ये नाम लिखा। टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 90 के समथिंग। हाँ 90 प्लस तो है।
तो इनका अटेंडेंस का वो नहीं बना अभी कुछ, 90 से ज़्यादा है। इतने हैं, इतने तो हैं, 93 हैं। हाँ जी, कुछ हुआ इसमें? कितना? 0? पता नहीं, देखते हैं। एल एम एन आर द पीएच। अच्छा, ज्योमेट्री का एनएच टर्म का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। टी एन इज इक्वल टू ए आर टू दावर। अब आगे मान लीजिए जीपी का फर्स्ट टर्म, ऑफ जीपी कैपिटल में ले लो थोड़ा सा, एंड कॉमन रेशो, ये आगे इसका क्या कहना है, एल एम एन आर द पी एच, टी पी ए इंटू आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इसी तरह से हो जाएगा ए इंटू आर, ए इंटू कैपिटल आर, आर माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये गिवन है। अब यहां पर ये लॉग वगैरह का भी यूज कहीं करना पड़ेगा कुछ, है ना, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। लॉग ए आर पी माइनस 1 कितना हो जाएगा, लॉग, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखा जा सकता है, लॉग ए प्लस पी माइनस 1 लॉग कैपिटल आर इक्वल टू लॉग मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना वो। इसी तरह से ये दोनों स्टेप भी आ जाएंगे सेम टाइम। अब इन वैल्यूज को डिटरमिनेंट में फिट कर दीजिए, लॉग एल लॉग एम लॉग एन को, है ना। उसके बाद मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई हो जाएगा, करके देखो आप आगे। भाई लॉग एल लॉग एम लॉग एन की वैल्यूज को यहाँ फुट कर दो इसमें जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है। मेरे ख्याल से 0 आंसर आएगा इसका। नहीं, वो 2 रो सेम हो जाएंगी या 2 कॉलम कुछ ऐसे बन के, हैं? हाँ, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, कुछ गड़बड़ कर दी तूने, गड़बड़ कर दी। ये क्या कर दिया, ये कहाँ से आ गया? फिर इसकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, लॉग एल लॉग एम, है ना। हाँ, तब करना पड़ेगा, वो माइनस करके आ जाएगा वो। है एम एन, हाँ, तो इधर तुमने लॉग लेना पड़ेगा इसमें डिटरमिनेंट में। ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है ना, देख इधर ये क्या लिखा हुआ है, देखो मैं अगले पेज पे करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। अब मेरा बन जाएगा लॉग, क्या था, एल था ना, तो उसकी जगह लिखूंगा लॉग कितना, आगे p माइनस 1 कितना हो जाएगा, लॉग, और इधर क्या था, इधर इसी तरह से नेक्स्ट में लॉग ए कितना आएगा यहाँ, q माइनस 1, इधर क्या था,
लॉग आर, इधर इधर लॉग ए आर माइनस वन। अब इसमें एक काम और भी किया जा सकता है, लॉग ए पी वन लॉग ए क्यू वन लॉग ए आर वन प्लस पी माइनस वन लॉग आर क्यू माइनस वन लॉग आर आर माइनस वन लॉग आर पी क्यू आर वन वन वन। अभी मैंने एडिशन बताया ना, अभी मैंने एडिशन बताया आपको। अब आगे लॉग ए कॉमन, तो क्या रह जाएगा, वन 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 पी क्यू आर वन वन वन। यहां पर भी कॉमन आ रहा है लॉग आर, तो P माइनस वन Q माइनस वन R माइनस वन P Q R वन वन वन। इसका वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो दिस इक्वल टू 0 यहां चाहो तो आप लिख भी सकते हो। कैसे, क्योंकि यहां पे लिख सकते हो कि C1 आइडेंटिकल, तो प्लस, अब आगे क्या, लॉग आर। यहां से अब आप क्या करेंगे, इसमें C1 में ऐड कर देंगे तो डिटरमिनेंट फिर क्या बन जाएगा, ये P Q R P Q R वन वन वन। ऐड करने से बन जाएगा ना, तो इसका वैल्यू कितना, ये भी 0 ये भी 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, तो आंसर 0 आएगा। और वैसे भी डिटरमिनेंट में मैक्सिमम आंसर 0 ही होते हैं, ये नहीं कि सब जगह 0 करके चले आओ, सर ने बताया था। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको 0 मिलेगा आंसर, में बता रहा हूं आपको। सबको क्लियर है, मतलब देखो ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन था, ऐसा नहीं, मतलब एक थोड़ा सा वो करना था, हो जाएगा, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ लिया वो कर लेगा कुछ। कहां पर, ये C1 इज इक्वल टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का सिंबल होता है ये। अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो 0 हो जाती ना वैल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आगे चलते हैं, ये करके बताओ कैसे करोगे। अब इसे देख के घबरा गए हैं, बहुत बढ़िया, नहीं घबरा करो इसको। ये भी जेई मेंस में आया हुआ है सवाल, नहीं नहीं 0 नहीं है आंसर। मैंने ये थोड़ी कहा सबका 0 आंसर है जबरदस्ती। नहीं नहीं ऐसे नहीं, अब ऐसे थोड़ी है, कुछ शॉर्टकट नहीं होता है, इसमें करके देखना पड़ेगा वो तो। ये करके देखना पड़ेगा। बेटा अटेंडेंस कर दो, पहले अटेंडेंस करवा लीजिए जो भी रह गए स्टूडेंट्स। करो, ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल है ये भी।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा ये। C1 C2 C3 ऐड कर दो। इतना हिंट मैंने दिया है, अब आप आगे करिए इसको। C1 C2 C3 हिंट दे रहा हूं। C1 कन्वर्ट, C1 C2, अब आगे करो। अब आगे, एक मिनट बेटा, थोड़ा बैग हटाना, पीछे देखता हूँ हल्का सा, थोड़ा सा रास्ता आने जाने का होना चाहिए। करिए जरा, अब आगे देखो क्या कर रहे हैं। और साथ में दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -2। हैं? हाँ, आंसर 2 है। कर लिया तुमने? फाइनली कितना आंसर है? हाँ, तुम्हारा ठीक लग रहा है, सही है, गुड। देखो, एक स्टूडेंट ने कर लिया। मैं आपको बता देता हूँ, ये सिंप्लीफाई होकर के x -1 होल स्क्वायर आ जाता है। तो ऑब्वियसली इसकी डिग्री कितनी हो गई? और ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 आ गया? हाँ, 2 आंसर है इसका। जब ऐड करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, 1xx, है ना, ऐसे बनेगा ना। मैं बता है हल्का सा हिंट बता देता हूं, 1 तो आएगा प्लस, ये बन जाएगा ए स्क्वायर +2। इस तरह से ऐसे ही यहां पर भी और आगे ये मैं हिंट दे रहा हूं, करना आपको है। और ये वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर कितना वैल्यू है ये गिवन है ना, ये तो 0। आगे फिर ये बड़ा सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लेना, इसका वैल्यू आ जाता है x -1 स्क्वायर। तो इसका डिग्री कितना?
तो हो जाएगा ये, इतना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है ये, मतलब इजी सा क्वेश्चन है ना। ठीक है, एंड बस ये स्ट्राइक करना चाहिए, ऐड करना है C1 C2 C3, उसके बाद कुछ नहीं है सवाल में। हाँ वो वही वाली बात है कि भाई कम से कम थोड़ा कैलकुलेशन हो, मेहनत कम हो, होने को तो कैसे भी हो सकता है। इसके बारे में पता है आपको? हाँ, तो ये रेफरल है, रिवार्ड प्रोग्राम, अपने फ्रेंड्स वगैरह को आपको बताना है, यारी जीत की, समझ आ रही है बात? तो ये रेफरल है, ये आप उसको बता सकते हैं आपको अच्छा ये अच्छी बताइए, अभी तक आपकी कितनी क्लास हुई है? 4 हो गई ना लगभग। कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं और भी हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जगह से। ये पीपीटी वाला स्मार्ट बोर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, और आप जितना भी बेनिफिट उठा सकते हैं, आपको वो मिल रही है इसका एक्सेस, वीडियो रिकॉर्डिंग। क्या वो एक्सेस नहीं मिल रहा है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग का बच्चे? अच्छा, मिल जाएगा। थैंक यू, आज इतना ही करते हैं, बाकी ये करके आना, नेक्स्ट वीक कराएंगे आगे, है ना।